नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की जो चर्चा है बेहद खास रहने वाली है। जरा सोचिए, अगर किसी लोकतांत्रिक देश में छात्रों, शोधकर्ताओं और एक्टिविस्टों को बिना मुकदमे पूरे 5 साल तक, पूरे 5, आप सही सुन रहे हैं कि 5 साल तक जेल में डाल दिया जाए, तो क्या वो देश वाकई लोकतंत्र कहलाने का हक रखता है? क्या लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव जीतना है, या फिर यह भी जरूरी है कि नागरिकों की आवाज को सुना जाए, उन्हें न्याय मिले और उन्हें राजनीतिक विरोध की वजह से जेल में ना सड़ना पड़े? आज हम बात करेंगे उस अहम मामले की दोस्तों। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आज की जो चर्चा है काफी अहम है। वो मामला जो सिर्फ 5 लोगों की जमानत याचिका नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र की परीक्षा भी है। ये मामला है 2020 के दिल्ली दंगों की तथाकथित साजिश से जुड़ा हुआ, और इसमें नाम आते हैं उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर और शिफा उर रहमान के। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल हाल ही में इन सभी की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई जो की है, जिनके नाम मैंने ऊपर अपने वीडियो में गिनाए हैं। इसकी सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। वकीलों का यह कहना है कि ये लोग 5 सालों से जेल में बंद हैं और अभी तक मुकदमा पूरा शुरू भी नहीं हो पाया है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल यह है कि 5 साल तक किसी को बिना दोष सिद्ध हुए जेल में रखना, सलाखों के पीछे कर देना, क्या न्यायपालिका के मूल सिद्धांतों का अपमान नहीं है? अब जरा इस केस की पृष्ठभूमि को समझते हैं, क्योंकि उसे समझना भी जरूरी है। फरवरी 2020, ये तारीख याद होगी। इस दौरान दिल्ली में भयानक दंगे हुए थे, बेहद भयावह। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 53 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से थे। हजारों घर, दुकानें जलाए गए, लेकिन पुलिस और सरकार ने इस पूरे मामले को एक तरफा साजिश का रंग देने की कोशिश की। साजिश क्यों? दरअसल ये आरोप लगाया गया कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों को ही दंगों में बदलने की योजना बनाई गई थी, और इसी बहाने कई छात्रों और एक्टिविस्टों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। आप इस कहानी को समझिए, इसलिए मैंने इसका जिक्र आज की इस चर्चा में किया है। दिल्ली पुलिस का केस यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। यूएपीए वही कानून है जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन पिछले एक दशक में ये राजनीतिक अहमियत का कहीं ना कहीं असहमति को दबाने का एक औजार बन चुका है। यूएपीए के तहत एक बार किसी को जेल में डाल दिया जाए दोस्तों, तो जमानत पाना लगभग अगर देखा जाए तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि उमर खालिद और उनके साथी 5 साल से जेल में बंद हैं, जबकि आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि वो यूएपी के तहत सलाखों के पीछे किए गए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि 5 साल में पुलिस क्या साबित कर पाई? सच्चाई यह है कि पुलिस की चार्जशीट में कोई ठोस सबूत नहीं। ज्यादातर गवाही ऐसे गवाहों पर आधारित है जिनकी विश्वसनीयता खुद संदिग्ध है। कई बार मीडिया में भी रिपोर्ट आई, कई बार, कि गवाहों ने कहा है कि उनसे दबाव डालकर बयान लिखवाया गया, लेकिन अदालत ने अभी तक इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता से निपटाने के बजाय टाल मटोल ही किया। उमर खालिद की हम बात करें तो उमर खालिद की गिरफ्तारी अपने आप में एक तरह से अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए एक कसौटी थी। वो क्यों? क्योंकि वो एक पूर्व जेएनयू छात्र नेता है, जिन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है। उनके भाषण आप सुनेंगे तो उनका जो भाषण है वो आज भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने हिंसा के बजाय अहिंसा और संविधान की बात की थी। अपने भाषणों में वो अक्सर इस बात का जो जिक्र है वो किया करते थे। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी मानसिकता रखने वाला इंसान क्या हिंसा कर सकता है? फिर भी उस भाषण को दंगे भड़काने की साजिश बता दिया गया। ये सीधे तौर पर फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर एक बड़ा हमला था, बड़ा हमला। शर्जिल इमाम का जो मामला भी कुछ ऐसा ही है। उन्हें एक भाषण के एक अंश के लिए जेल में डाल दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। क्या गलत कहा? हमारा संविधान हमें इजाजत देता है, लेकिन इस बयान को भी तोड़ मरोड़ कर देश विरोधी बना दिया गया।
गुलफिशा फातिमा जैसी महिलाएं एक्टिविस्ट को भी सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया क्योंकि उन्होंने सीएए एनआरसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इनकी गलती सिर्फ ये थी, उनके भाषणों पे नहीं, इनकी गलती बस ये थी। अब आइए इस पूरे केस के राजनीतिक पहलू को भी समझना जरूरी हो जाता है, उसको भी समझते हैं। 2019 के बाद से भारतीय राजनीति में विरोध की जो आवाज है उसको खामोश करने के लिए लगातार यूएपीए और अन्य कठोर कानूनों का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, ताकि आवाज को दबाया जा सके। चाहे भीमा कोरेगांव मामला आप ले लो, पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हो, या फिर कश्मीरी पत्रकारों को आतंकवाद के नाम पर जेल में डालना, पैटर्न एक तरह से देखें तो एक ही है। सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं करना चाहती और अदालतें अक्सर सरकार की लाइन से हटकर खड़ी होने में हिचकिचाती दिखती है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ये जो नोटिस है वो उम्मीद की एक किरण है। हालांकि नोटिस का मतलब ये नहीं है कि जमानत मिल जाएगी या वो जो लोग 5 सालों से उसमें सड़ रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे वो बाहर निकल आएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो है, ये उम्मीद तो जगी कि 5 साल की चुप्पी और इंतजार के बाद मामला फिर से सुर्खियों में आया है। वकीलों ने अपील की है कि दिवाली से पहले इस पर सुनवाई हो। ये अपील सिर्फ एक त्योहार से जुड़ी नहीं है दोस्तों, बल्कि उस उम्मीद से भी जुड़ी है कि शायद इस बार इन कैदियों के घर भी दियों की जो रोशनी है वो पहुंच सके, वो त्योहार मना सके अपनों के बीच। लेकिन दोस्तों हमें ये भी समझना होगा कि ये मामला सिर्फ 5 लोगों का नहीं है, ये मामला है प्रोसेस एज पनिशमेंट का। जी हाँ, प्रोसेस एज पनिशमेंट का, यानी अदालत और पुलिस की लंबी लंबी कार्यवाहियों को ही एक सजा बना दिया गया है। संविधान चाहता है या संविधान कहता है दोस्तों कि हर नागरिक को तेज और निष्पक्ष मुकदमे का हक है, लेकिन 5 साल तक मुकदमा शुरू ना करना और लोगों को जेल में सड़ने देना संविधान की आत्मा के साथ सीधा धोखा है। अब यहां पर हमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद है। अगर अदालत इन लोगों को जमानत देती है तो एक संदेश होगा कि अब भी न्यायपालिका लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी है। लेकिन अगर अदालत ने देरी जारी रखी तो ये मिसाल बनेगी कि भारत में असहमति जताने का मतलब है अनिश्चितकालीन जेल। तो दोस्तों आज हमें यह सवाल खुद से पूछना है, क्या हम एक ऐसे भारत में जीना चाहते हैं जहां सत्ता से असहमति जताना अपराध है, या जहां छात्र और शिक्षक जेल में हो और नफरत फैलाने वाले नेता खुलेआम घूम रहे हैं, जहां संविधान की कस्में खाने वाले नेता ही संविधान की आत्मा को रोज रौंदते हो? क्या आप ऐसा भारत चुनना चाहते हैं? इन सवालों के बाद इस चर्चा के अंत में बस ये कि इस पूरे प्रकरण से एक गहरी सीख तो निकलती है दोस्तों, जाहिर तौर पर कि लोकतंत्र केवल वोट डालने से जिंदा नहीं रहता है, बल्कि ये तब जिंदा रहता है जब अदालतें न्याय देती हैं पारदर्शिता के साथ, जब लोग आवाज उठाते हैं बुलंद आवाज के साथ, और जब नागरिक चुप्पी तोड़ते हैं। तो आज अगर हम उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा मीरान और शिफा की चुप्पी पर चुप रहे तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। तो दोस्तों ये मामला सिर्फ अदालत का नहीं, इन 5 लोगों तक सीमित नहीं, ये भारत के हर नागरिक का मामला है। हमें तय करना होगा कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं, एक खुला लोकतंत्र या फिर एक डर और चुप्पी से भरा राष्ट्र। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो सच है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि लोग पीछे, इस सलाखों के पीछे बंद जो लोग हैं वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। इस लड़ाई का नतीजा आने वाली पीढ़ियां तय करेंगी, और हम चुप रहे या आवाज उठाएं ये आप तय कीजिए दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।